अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर 60 साल से ऊपर हैं और आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आशीष जी से डिस्कस करेंगे ऐसी 10 स्कीम जिसके अंदर रेगुलर इनकम या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो भी हैं उसमें आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्कीम हमने नई ऐड की हैं और नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमने स्कीम को मॉडिफाई किया है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं कि काफ़ी लोग जैसे जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो इंश्योरेंस काफ़ी लेते हैं, तो इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है और लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो विनय जी, ये ऑप्शन नंबर 1 भी रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन को गोल्डन रूल जो आपको दिमाग में रखना है वो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बाय करना है। बाकी किसी इंश्योरेंस के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। चाहे LIC स्कीम्स की बात करें, टर्म प्लान की बात करें, कुछ गारंटेड प्लान भी बोले जाते हैं कि इसके साथ आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करने कुछ जाते हैं और आपको कुछ बोला जाता है कि ये गारंटेड प्लान है, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो। कुछ भी गारंटी आपको नहीं देखने को मिलता है। कुछ अगर नॉर्मली FD से ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उसमें कुछ रिस्क एसोसिएट होता है। हालांकि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर FD से बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है, बट इसके अलावा आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि बाकी कोई और इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसमें आपके चार्जेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और आपको इस एज में आपकी डिपेंडेंसी जो है, बाकी बच्चे आपके ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें, अगर आपके बच्चे वर्किंग हैं कॉर्पोरेट में और उनके साथ आप एसोसिएटेड हैं तो देख सकते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी है नहीं लेना है। उसके बाद आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये गोल्डन रूल है। फिर उसके बाद आपको समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ये 10 स्कीम आप कैसे कैसे चूज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। रेगुलर इनकम चाहिए आपको, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, कितना सिक्योरिटी चाहिए आपको, कितना आप बैलेंस रिस्क ले सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका 12 महीने का एक्सपेंस है, देखो पर मंथ जो भी आपका एक्सपेंस रहता है खाने में, रेंटल में, या जो भी आपके मंथली एक्सपेंस है उसको 12 से गुना कर लें। वो जो पैसा आपका आएगा 12 से गुना करने के बाद उसको आप इमरजेंसी फंड बोलेंगे। वो फंड आपका FD में ही जाना चाहिए, किसी और स्कीम में नहीं डालना है, क्योंकि वहां पर आपको लॉक इन होता है। 12 महीने का पैसा आपका FD में होना चाहिए, जहां पर आप 1 से 2 दिन में पैसा वो लेके आ पाए FD ब्रेक कराने के। अब तो FD के रेट भी काफी इंक्रीज हो चुके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस बैंक में आपको FD कराना बेटर रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि पोस्ट ऑफिस में FD और RD को आप अवॉइड करेंगे, वहां पे काफी कम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। बाकी स्कीम की डिस्कशन तो हम अभी करेंगे ही। इंश्योर 2 चीजें और करनी है, नॉमिनी जरूर ऐड करना है जो भी स्कीम लेंगे, अपनी वसीयत जरूर बनानी है, विल जरूर बनानी है। तो ये कुछ गोल्डन रूल हैं जो कि सीनियर सिटीजन को ध्यान रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। और एक और चीज मैं अपने सभी व्यूअर से जानना चाहूंगा, 2 चीजें आपको करनी है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन आप जरूर दबाएंगे, ये एक मोटिवेट करता है हमें। और दूसरा, कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करेंगे, अच्छा लगता है तो जरूर लिखेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है या किसी और स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपको रिप्लाई कर दें कि आपको उन स्कीम में कंटिन्यू करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। तो आशीष जी, यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो सीनियर सिटीज़न है, तो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम की ना बात हो ऐसा हो नहीं सकता। काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम मानी जाती थी। क्या अभी भी रेट कट के बाद क्या अभी भी सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर कोई और विकल्प, बेहतर विकल्प में को देखा जा सकता है? देखो, सबसे पहली स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पिछले 5 सालों से सीनियर सिटीजन के लिए 100% सिक्योर और अच्छा मुनाफा देते हुए ये स्कीम मैं अभी भी कहूंगा कि नंबर 1 पे रखनी चाहिए सीनियर सिटीजन को, जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 30 लाख तक इसमें अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। 8.2% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, 5 साल के लिए आपका पैसा यहाँ पर लॉक इन हो जाता है, क्योंकि 5 साल की इसमें मैच्योरिटी है। और दूसरा, आपको जो ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली दे दिया जाता है, कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि आप जो आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है उसको RD के साथ अगर आप जोड़ लेंगे, बैंक में अगर RD खुलवा लेते हैं, अगर आपको मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो आपका सोने पे सुहागा हो सकता है, आपको बेटर इंटरेस्ट मिल सकता है। वो बात भी करेंगे किस बैंक में आपको RD या FD करवानी है। बाकी टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के तहत। और अगर इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 50,000 तक सेक्शन 80 TTB के तहत आप उसको टैक्स फ्री कर सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15 देना ना भूलें, ताकि आपका TDS ना कटे। बिल्कुल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नंबर 1 स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल करके चलना चाहिए, 100% सिक्योर है।
30 लाख तक के लिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आशीष जी, अब रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिव हैं सीनियर सिटीज़न के लिए, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं तो उनको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो उस केस के अंदर मुझे ऐसी स्कीम बताएं जिसके अंदर रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। देखो, रिस्क कम आपने वर्ड यूज किया है, तो मैं इसीलिए पहली स्कीम थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा, वो रहेगा गिल्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर म्यूचुअल फंड देख के ये ना समझे कि इक्विटी मार्केट में जा रहा है, हालांकि देखो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर कि ऐसा रिटर्न आएगा, पर जिस तरह की साइकिल चल रही है, गिल्ट फंड करता क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, तो डिफॉल्ट के चांसेस आपके ना के बराबर हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल आपका सिक्योर है। जिस तरह की साइकिल चल रही है, क्योंकि ये फंड आपके बेटर रिटर्न देते हैं जब आपकी इकोनॉमी साइकिल नीचे की तरफ आती है, जब इंटरेस्ट रेट आपके कट होने शुरू होते हैं। देखो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो गए हैं, आरबीआई के कट होने शुरू हो जाएंगे, तो ये थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते हैं मामूली सा, तो आपके लिए गिल्ट फंड अगले 1 से 1.5 साल के लिए बेस्ट रहेगा। आप इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मुझे 100% सिक्योर में ही चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना, कम इंटरेस्ट भी चलेगा मुझे, तो बाकी हम 8-9 स्कीम्स की बात करेंगे, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड थोड़े अमाउंट का आपको रिस्क ले सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको लेना ही है, पर एक अच्छा ऑप्शन है जिसके लिए हम आपको बताना चाहते थे। तो ये एक गिल्ट म्यूचुअल फंड है जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड है। थोड़ी जानकारी इसके बारे में कर ले, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ले, उसके बाद ही डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को आपको कमीशन नहीं देना है, कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट प्लान में आपका कहीं कोई कमीशन नहीं जाता है। तो ये गिल्ट फंड का आप चुनाव करेंगे। नेक्स्ट रहेगा जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, उनके लिए 2 स्कीम की बात करेंगे, फिर कंपाउंडेड की बात करेंगे। नेक्स्ट है MIS मंथली इनकम स्कीम। काफी लोग इसमें चुनाव करते हैं, हालांकि पर्सनली हमें ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम कवर अप कर लेते हैं। MIS में 7.4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, काफी कम है। अच्छी चीज क्या है, आपको मंथली इसका इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है, जिसको आप दिनचर्या के लिए यूज कर पाते हैं। FD में भी आप ऐसा कर सकते हैं, पर MIS जो कि बैंक में नहीं जाना चाहते, पोस्ट ऑफिस का चुनाव करते हैं, तो वो इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 9 लाख रुपए तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं, और अगर आप ज्वाइंटली खुलवाते हैं तो 15 लाख रुपए तक इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी, बाकी टैक्स बेनिफिट आपको कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो भी है इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। तो MIS हमारी ऑप्शन नंबर 4 रहेगी। फिर रहेगा RBI फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड। अभी हम रेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका 100% पैसा सेफ रहता है, क्योंकि RBI के द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं। 7 साल का इसमें लॉक इन होता है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट आपको पे आउट हो जाता है। लिमिट इसमें कोई नहीं है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं। इंटरेस्ट आपको 8.05% मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कम है, बट 30 लाख से ज्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 8.05 के लिए RBI फ्लेक्सी सेविंग बोर्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 5 लाख तक का ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप इसका चुनाव नहीं करेंगे, आप FD की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट FD आपको यहां से बेटर इंटरेस्ट देते हुए देखने को मिलेगी, जहां पर आपका पैसा भी सिक्योर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6 भी है। क्विकली गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट आपके सामने है। अगर आप 80 प्लस के हैं तो आपको 8.05% इंटरेस्ट रेट PNB बैंक में देखने को मिलता है, और 60 to 80 ईयर्स है तो 7.95% देखने को मिलता है यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक में। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक का आप चुनाव कर सकते हैं, जहां पर आपके इंटरेस्ट रेट 8.55% तक जा सकते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या RBI फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड से ज्यादा हैं। यहाँ पर टेन्योर का भी हमने डिस्कशन किया है कि कितने टेन्योर की आपको FD करवानी है, और जो भी हम आपको यहाँ बैंक बता रहे हैं वो सारे RBI के अंतर्गत आते हैं। डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम होते हैं, बट अगर आपको 100% सिक्योरिटी चाहिए तो प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख से ज्यादा की FD ना करें। 5 लाख तक की FD आपकी DICGC के अंतर्गत गवर्नमेंट संस्था है, वो सिक्योरिटी प्रदान होती है। और अगर डिफॉल्ट, हालांकि चांसेस नहीं है जो बैंक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पर अगर वर्स्ट सिनेरियो में डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो अप टू 5 लाख रुपीज मिल जाते हैं विद इन 90 डेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर बैंक के FD रेट प्राइवेट बैंक के आपके सामने है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्विकली वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 9.5% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको अकाउंट ही खुलवाना है, आप चाहें तो इस बैंक में आप अपनी FD डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और जब मैच्योरिटी हो तो इंटरेस्ट के साथ आपका जो भी अकाउंट है, SBI में है, PNB है, जिस भी बैंक में है, वहां पर आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्रेडिट हो जाता है मैच्योरिटी के बाद। टेन्योर भी आपके सामने, पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कुछ पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एज में आने के बाद
थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बेटर रहता है। जैसे हमने गिल्ड फंड की बात करी थी, इसलिए थोड़ा गोल्ड में भी 10% के आसपास चुनाव कर सकते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं रहती है गोल्ड की कि 100% आपको अच्छा रिटर्न आएगा, बट जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इशू चल रहे हैं, अगले 1 से 1.5 साल में गोल्ड और सिल्वर एक बेटर रिटर्न आपको देते हुए देखने को मिल सकता है। एसजीबी का चुनाव कर सकते हैं, यहाँ पर 2.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सारा का सारा पैसा आपका मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री हो जाता है। और एसजीबी नहीं आ रही है तब तक के लिए आप म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालते रहे, एक तरीके से आपका पैसा जो है गोल्ड में इकट्ठा हो जाएगा और बाद में अपने पोते और पोतियों को वो पैसा दे सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं ताकि उससे वो गोल्ड खरीद पाए। तो ये एक आप हेज की तरह यूज कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड को या एसजीबी को। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 9 रहेगा। ऑप्शन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, वो रहेगा पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग स्कीम। जो लोग बैंक से थोड़ा डरते हैं, पोस्ट ऑफिस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए ये एक स्कीम रह सकती है। यहाँ पर आपको 7.7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिला है, मेच्योरिटी 5 साल के लिए है, मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, देखने वाली बात है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी से बेटर है। पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको मैक्सिमम 7.5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं, पर एनएससी में 7.7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। और आरडी में तो माशाल्लाह काफी कम है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस आरडी की, तो आरडी तो आपको बैंक में ही चूज करनी चाहिए। तो एनएससी ऑप्शन नंबर 10 है। और इसके अलावा जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, तो जाते जाते उनके लिए मैं एक और ऑप्शन की बात करना चाहूंगा कि वो म्यूचुअल फंड में भी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर आप अगले 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क होता है, इक्विटी का रिस्क होता है, तो अगर इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें। रेगुलर प्लान में आपका कमीशन कट जाता है, उसको आपको नहीं देना है। डायरेक्ट प्लान में सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी आप बैलेंस फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ अपना चुनाव कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ रिस्क ले सकते हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिसिल का कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिनकी रेटिंग नंबर 1 हो, रैंक 1 हो, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो लार्ज कैप में जाना है, अदरवाइज बैलेंस म्यूचुअल फंड की तरफ ही अपना चुनाव करेंगे। इंटरनेट पे इजीली आप देख सकते हैं। और अगर हमसे चाहते हैं कि क्रिसिल के रैंक वाले कौन से अच्छे रैंक वाले म्यूचुअल फंड है, तो कमेंट सेक्शन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये क्विक वीडियो था आपके लिए 2025 में कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेंगे। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।